Hello, my dear friends. I am Lalit Kumar Gurnani, Faculty of Computer Science. Welcome you उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। एग्ज़ाम आ चुके हैं कंप्यूटर साइंस के और प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर में हमें कितनी तैयारी करनी है। चलिए इसके बारे में आज समझते हैं कि हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे और फटाफट इनके अंदर कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। एक ही बार के अंदर कंप्लीट उन सारे टॉपिक्स को हम देखेंगे, किन टॉपिक के ऊपर हमें कितना वेटेज देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखें कि ये हमारा सिलेबस और इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये है हमारे पास चैप्टर। ये हमारा चैप्टर और ये है हमारे मार्क्स। तो जो सबसे पहला जो चैप्टर है यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला चैप्टर, ये कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछेंगे, इन सभी को हम आगे जानेंगे। सेकंड चैप्टर है ये हमारा फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है कि हमारे पास डेटा को किस तरीके से फाइल में स्टोर किया जाता है, फाइल से डेटा को किस तरह से हम यहाँ पे रिट्राइव करते हैं, रीड कर सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। इंपॉर्टेंटली ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का। यानी फाइल हैंडलिंग का चैप्टर 9 मार्क्स का आएगा, यानी 9 मार्क्स के इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग कोर पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास 2 चैप्टर है डेटा स्ट्रक्चर के। ये कौन से चैप्टर है? डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक और क्यू। इसके बाद हमारे पास सर्चिंग और सॉर्टिंग जो चैप्टर थे वो हटा दिए गए हैं। अब यहाँ पे स्टैक, ध्यान देना, स्टैक इंपॉर्टेंट है। ये 10 मार्क्स का एक चैप्टर, यहाँ पे आपके 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यू जो है वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी टोटल डेटा स्ट्रक्चर में जो 17 नंबर का जो पेपर है, आपका पेपर कितने मार्क्स का बनेगा? तो यहाँ पे हमारा टोटल पेपर जो होगा वो 56 मार्क्स का बनेगा। कितने मार्क्स का बनेगा? 56 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर बनेगा। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर है वो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। और नेटवर्क के रिलेटेड हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अंदर 5.5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, और डेटा कम्युनिकेशन, इसके अंदर हमारे 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। यानी इन दोनों चैप्टर को मिलाकर हमारे पास 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। यानी नेटवर्किंग या नेटवर्क से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे दोनों चैप्टर से मिलकर, वो 8 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा जो टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा डेटाबेस प्लस इसके अंदर एसक्यूएल, 3 चैप्टर आते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटाबेस कंसेप्ट और एसक्यूएल। और ये जो 3 चैप्टर है जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेटा के अंदर 3.5 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हमारे पास जो डेटाबेस है वो 7.5 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे एसक्यूएल 5 मार्क्स के, और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेरीज होती हैं वो क्वेरी के रिगार्डिंग जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे हमारे पास 5 मार्क्स के बनेंगे। तो ये हमारे पास डेटाबेस के क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे हमको समझ में आता है एग्ज़ाम बहुत पास है, तैयारी हमें बहुत फास्ट करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे वो टॉपिक रहेंगे, इन सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे हमें फोकस कहाँ पे करना है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमको यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास पेपर बनेंगे तो पेपर के अंदर एक क्वेश्चन एमसीक्यू का आएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है तो वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो 1 मार्क्स के अंदर आएंगे, शॉर्ट आंसर जो है वो 1.5 मार्क्स का आएगा। फिर हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का आएंगे, और यहाँ पे वेरी लॉन्ग यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के। तो ये कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। अब हमने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कितने मार्क्स का है? हमारे पास 6 मार्क्स का। एक क्वेश्चन एमसीक्यू का आएगा, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग में एमसीक्यू का आएगा, 2 क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट आंसर के हमारे पास आएंगे। यानी यहाँ पे आपको 1 लाइन के अंदर या मैक्स टू मैक्स 2 लाइन के अंदर आपको आंसर देना है।
यहाँ पे एक पैराग्राफ के अंदर आंसर देना है। इसके 2 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हमारे पास 2, 2, 4 और एक टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? 5 क्वेश्चन बनेंगे और इनका वेटेज कितना है? 6 मार्क्स का है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर देखो क्या क्या टॉपिक है, इन चीजों को देखो। सबसे पहले एक्सेप्शन की डेफिनेशन, एक्सेप्शन होती क्या है? तो उसको हम कहते हैं रन टाइम एरर। क्या कहते हैं यहाँ पे? रन टाइम एरर। तो यहाँ पे एरर क्या होती है, एरर के टाइप कौन से होते हैं? तो यहाँ पे एरर के टाइप को आपको ध्यान देना है कि एरर के टाइप जो है वो पूछ सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर, यानी 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेज स्टेटमेंट और असर्ट स्टेटमेंट। ये 2 जो है एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए हमारे पास होते हैं, एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए होते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं। एक्सेप्शन मतलब रन टाइम एरर, कुछ ऐसी एरर जो होती है जो रन टाइम पे, यानी आपका प्रोग्राम लॉजिकली सही है यहाँ पे, लेकिन जो एरर हो रही है वो किसी, चाहे वो यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो जाए, जैसे डिवाइड बाय 0, फाइल नॉट फाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ऐसी एरर को हम एक्सेप्शन एरर कहते हैं। क्लियर है? तो वैसे एरर जो होती है हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक एरर, जब आप कोड कर रहे हो, कोड करते वक्त जो एरर आ रही है जिसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, वो हमारे पास स्टैटिक एरर कहती है। दूसरा होता है हमारे पास एक्सेप्शन। अब यहाँ पे ये एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए रेज और असर्ट स्टेटमेंट होते हैं 2। उसके बाद जब एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है तो उसके लिए हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक होते हैं। 4 हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स हैं जो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक को, कैसे एक्सेप्शन को हमें सॉल्व करना है। एक ट्राई ब्लॉक आता है, वह स्टेटमेंट लिखे जाते हैं जहां एरर आ सकती है, रन टाइम एरर आ सकती है। इस ब्लॉक के अंदर हम उन स्टेटमेंट को लिखते हैं। एक्सेप्ट, अगर एरर आती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर एरर आती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एरर नहीं आती है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एरर आए चाहे नहीं है, दोनों ही केस के अंदर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको हमें यहाँ पे डिटेल्स के अंदर समझना है। बहुत छोटे छोटे यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास किसी भी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो 1.5 यानी डेड नंबर के क्वेश्चन है वो 2 पूछे जाएंगे, 2 जो है हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर के पूछे जाएंगे और 1 MCQ पूछा जाएगा। तो ये है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का चैप्टर, जिसको आपको इन टॉपिक के ऊपर अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास चल रहे हैं फाइल हैंडलिंग, 9 मार्क्स का यहाँ पे हमारे पास फाइल हैंडलिंग का चैप्टर है, 9 मार्क्स। इन 9 मार्क्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यहाँ पे 1 मार्क्स का आपका MCQ आएगा। 2 जो क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट है ना, यानी 1 लाइन या 2 लाइन के अंदर आपको आंसर देने हैं। 2 क्वेश्चन जो है हमारे पास शॉर्ट टाइप के आंसर देने हैं, जिसके अंदर आपको 1 पैराग्राफ से रिलेटेड यानी 4-5 लाइन के अंदर आपको आंसर देने हैं। इसके भी 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। फिर 1 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग का है ना, 1 क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का पूछा जाएगा, यानी यहाँ पे वहाँ पे आपको दीर्घ उत्तर जो है आपको देने पड़ेंगे, यानी जिसके लेंथ आपकी लगभग 1 पेज से लेकर 2 पेज तक होती है। तो यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ टोटल जो है हमारे पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 6 क्वेश्चन के अंदर कितने मार्क्स हैं? 9 मार्क्स का हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें पूछी सकती है, कैसे कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ फाइल। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास बेसिकली तो 3 टाइप की फाइल होती है हमारे पास। एक टेक्स्ट फाइल होती है, एक होती है हमारे पास बाइनरी फाइल, और तीसरी होती है हमारे पास CSV फाइल। अब इस CSV फाइल को आपको सिलेबस से हटा दिया गया था, तो यहाँ पे फाइल के टाइप 3 होते हैं, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल। अब CSV फाइल को पढ़ना नहीं है हमको, जो पढ़ना था वो टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के ऊपर ही हमें ऑपरेशन पढ़ने थे। ठीक है, फाइल के अंदर ऑपरेशन कौन से होते हैं? यहाँ पे रीड राइट होते हैं, यहाँ तो आप फाइल को पढ़ोगे या फिर फाइल के अंदर कुछ लिखोगे। फाइल को ओपन करने के मोड कौन कौन से होते हैं? रीड मोड होता है, राइट मोड होता है, अपेंड मोड होता है। अब इसके साथ में यहाँ पे
आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस, है ना। रीड के साथ आप राइट भी करना चाहते हो, अपेंड के साथ में राइट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस मोड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर बाइनरी फाइल पे वर्क कर रहे हैं तो रीड बाइनरी, राइट बाइनरी, अपेंड बाइनरी हमारे पास फाइल के मोड्स होते हैं। तो ये हमारे पास फाइल के मोड्स होते हैं। अगर आपको फाइल में कुछ लिखना है, अगर फाइल टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल को अंदर आपको कुछ लिखना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं? दो फंक्शन होते हैं। यहाँ पे होते हैं एक राइट, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को लिखता है एक फाइल के अंदर, और यहाँ पे राइट लाइन, यानी पूरे के पूरे सीक्वेंस को आपको अगर लिखना है फाइल के अंदर, तो ये राइट और राइट लाइन फंक्शन, इनके सिंटैक्स क्या होते हैं, इनके वर्किंग क्या होती है, इन पे आपको ध्यान देना है। ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये दो चीज, फाइल को लिखने के लिए हम राइट को यूज करते हैं, और फाइल को यहाँ पे रीड करने के लिए, यानी फाइल के अंदर डेटा लिखा हुआ है, वहां से कंटेंट हमें रीड करने हैं। तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है? रीड फंक्शन है, रीड लाइन फंक्शन है, और रीड लाइंस। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर को रीड करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। जो आप यहां पे n दोगे, ये रीड लाइन एक लाइन को रीड करेगा, रीड ओनली वन लाइन, एक लाइन के अंदर हमारे पास रीड करेगा, उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर रीड करवा सकते हो, क्लियर है। और रीड लाइंस यहां पे आपके अंदर जितना भी कंटेंट है, सारे कंटेंट को रीड करेगा। फाइल ऑपरेशन के अंदर हमारे पास रीड राइट के अलावा ओपन और क्लोज ये भी होते हैं। तो ये आपके फाइल हैंडलिंग, ये तो हमारे पास टेक्स्ट मोड के अंदर, जब हम टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं उस पे वर्क कर रहे थे। फाइल को ओपन करने का सिंटैक्स आपको देखना है, ये सिंटैक्स यहाँ जरूर देखने हैं ना। रीड का सिंटैक्स क्या होता है, राइट का सिंटैक्स क्या होता है, ओपन का सिंटैक्स क्या होता है। यहां तक हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे थे। अब जो है बड़े क्वेश्चन, ठीक है। टेल मेथड और सीक, फाइल के अंदर कर्सर की पोजीशन को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो होता है कर्सर की पोजीशन को बताता है यहाँ पे टेल फंक्शन, और सीक फंक्शन जो है उस कर्सर की पोजीशन, कहाँ से आपको डेटा राइट करना है या कहाँ से आपको डेटा रीड करना है, यानी ये कर्सर की पोजीशन को सेट करता है सीक मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देते हैं ऑफसेट, यानी आपको कितने स्टेप आगे जाना है, कितने स्टेप पीछे जाना है, ठीक है। रेफरेंस के अंदर हमारे पास आते हैं 0 1 2। 0 का मतलब होता है कि आप जो है बिगिनिंग ऑफ द फाइल, या फिर 1 का मतलब होता है करंट पोजीशन से, और 2 का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल से, ठीक है। तो ये उसके रेफरेंस होते हैं, कहाँ से आपके कर्सर को शिफ्ट करना है। ये कर्सर को शिफ्ट करता है और ये कर्सर की पोजीशन को बताता है कहाँ से आपको फाइल के अंदर कंटेंट या डेटा को रीड करना है या राइट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास पिकल मॉड्यूल। अब पिकल मॉड्यूल जो है बेसिकली बाइनरी फाइल के ऊपर वर्क करता है। किसके ऊपर वर्क करता है? बाइनरी फाइल के ऊपर वर्क करता है। तो पिकल मॉड्यूल जो है बेसिकली फाइल के अंदर डेटा के साथ उसके स्ट्रक्चर को भी सेव करता है, डेटा के साथ उसके स्ट्रक्चर को भी स्टोर करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पिकल मॉड्यूल होते हैं। अब पिकल मॉड्यूल के अंदर, अब पिकल मॉड्यूल से हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है एक डंप और एक लोड। डंप का मतलब होता है राइट बाइनरी फाइल, हम उस राइट करते हैं, और यहाँ पे लोड का मतलब होता है रीड करना, है ना। तो हमारे पास पिकल मॉड्यूल को हमें क्या करना पड़ता है, पहले इंपोर्ट करना होता है, उसके बाद हम यहाँ पे डंप और लोड फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। पिकलिंग का मतलब होता है, पिकल का मतलब शुद्ध हिंदी मतलब देखें तो अचार होता है, ठीक है। अचार क्या करता है, संरक्षित कर देता है कोई भी हमारे पास डेटा जो होते हैं। तो बेसिकली अचार काम क्या होता है कि हम पर्टिकुलर, जैसे कैरी का अचार होता है तो कैरी को लॉन्ग टर्म पे उसको संरक्षित करके रखता है। तो यहाँ पे क्या संरक्षित करके रखता है, डेटा। तो एक डेटा के साथ उसका स्ट्रक्चर। सीरियलाइजेशन, इसको पिकलिंग कहते हैं, यानी संरक्षित करके रखा गया है, वापस उस चीज को रीड कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डीसीरियलाइजेशन या अनपिकलिंग। तो ये पिकल मॉड्यूल लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएंगे,
तो ये चीज जो है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ सकती है। इंपॉर्टेंट है टेल मेथड और सीक मेथड। कर्सर की पोजीशन को हमें टेल मेथड बताता है कि फाइल के अंदर अभी करंट कहाँ पे हैं, कौन सी पोजीशन पे हैं। आपने पहला पैराग्राफ रीड कर लिया है, दूसरा पैराग्राफ रीड कर लिया है, तो आपने कितना रीड कर लिया है, कर्सर की पोजीशन क्या है, टेल मेथड बताएगा। आपके कर्सर की पोजीशन को शिफ्ट करना चाहते हो, मान लेते हैं कि आपकी जो फाइल है उसके अंदर 10 पेज है। अब 10 पेज के कंटेंट के अंदर आप 5वें पेज से पढ़ना चाहते हो, तो कर्सर को 5th पेज के ऊपर शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास सीक मेथड होता है। क्या होता है हमारे पास, सीक मेथड। तो ये हमारे पास फाइल हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है, 9 मार्क्स की है। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके लिए हमने यहाँ पे डिटेल के अंदर आपको बताया है। ये सारी चीज़ें होती है और इन चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना है कि यहाँ पे देखो कई चीज़ें ऐसे होती हैं जब हम किताब खोल के उसको किताब से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम कुछ ऐसे पॉइंट बना के पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपने ये टॉपिक क्लियर कर लिया, कवर अप कर लिया, इसको टिक कर दो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलो, क्वेश्चन बनाओ और उनके आंसर लिखो। इससे क्या होगा, आपके पास जो तैयारी होगी वो क्वेश्चन के रिगार्डिंग होगी कि हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा तो हमें ये लिखना है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना है। तो आपका जो विजन होगा वो और ज़्यादा क्लियर रहेगा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टैक। स्टैक जो है वो 10 मार्क्स का है। इंपॉर्टेंटली 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। ये स्टैक क्या होता है, वन साइड ओपन कंटेनर होता है। एक ही साइड से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, उसी साइड से हम डेटा को रिमूव करते हैं। जो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं इसको हम कहते हैं पुश, जो हम रिमूव करते हैं उसको हम कहते हैं पॉप। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टैक एक साइड, वन साइड ओपन कंटेनर होता है। ठीक है। यहाँ पे स्टैक होता है। ये जो स्टैक होता है ये लीफो बेस्ड है, ये याद रखना, लीफो बेस्ड है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये लीफो बेस्ड स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंटली ये इस पे ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले अगर इस स्टैक के ऊपर देखें, जो हमारे पास ब्लूप्रिंट क्या कहता है इसका, तो ब्लूप्रिंट कहता है कि एक हमारे पास एमसीक्यू आएगा, दो हमारे पास जो है हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर के होंगे, एक दो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के होंगे। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा जो 4 मार्क्स का होगा। यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ऐसे टाइप जो 4 मार्क्स का होगा। टॉपिक कितने हैं, टॉपिक ये रहे स्टैक के अंदर, इतना सही तो पढ़ना है। पुश का मतलब क्या होता है, स्टैक के अंदर एलिमेंट को स्टोर करना, स्टैक में एलिमेंट को स्टोर करना। ठीक है। पॉप का मतलब क्या होता है, स्टैक पे से डेटा को रिमूव करना। ठीक है, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। ठीक है, यहां पे इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास पुश और पॉप ऑपरेशन, इनके एल्गोरिथम पूछे जा सकते हैं, इनके फंक्शन, ये जो हम बनाते हैं स्टैक पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इंप्लीमेंटेशन है, वो लिस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है। तो यूज क्या करते हैं हम, लिस्ट। क्यों, क्योंकि ये म्यूटेबल होता है, हम इसके अंदर डेटा को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट के थ्रू हम यहाँ पे स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं, पुश और पॉप ऑपरेशन स्टैक के अंदर। यहाँ पे एक टॉप पॉइंटर भी होता है जो बताता है स्टैक में सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कौन सा है। छोटी छोटी चीजें हैं। एप्लीकेशन 100% जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो आएगा यहाँ पे 4 मार्क्स का अर्थमेटिक नोटेशन। जो क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो अर्थमेटिक नोटेशन का बनेगा। तो यहाँ पे अर्थमेटिक नोटेशन कौन से हैं हमारे पास, इनफिक्स कौन सा क्या होता है, फिर प्रीफिक्स क्या होता है, और फिर यहाँ पे पोस्टफिक्स, ये क्या होते हैं। ठीक है, यानी किस तरीके से हम यहाँ पे इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं।
तो हमारे पास जो कन्वर्जन है वो इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में है, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स के अंदर है, जो मैंने ये आपको यहाँ पे YouTube के ऊपर पहले ही करा दिया है कि कैसे इनफिक्स से पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं किसी अर्थमेटिक नोटेशन को। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं और देख सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे इसके एल्गोरिथम और यहाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, बड़ा क्वेश्चन यही बनेगा। एल्गोरिथम के अंदर कोई भी प्रोसेस हम कैसे करते हैं उसको वर्ड्स में लिखना, क्या कोई भी प्रोसेस कैसे किया जाता है उसको वर्ड्स में लिखा जाता है, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। यहां पे इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन और इवोल्यूशन ऑफ पोस्ट फिक्स, ये जो है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर आया था, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करने का। अभी जो इंपॉर्टेंट और रोल प्ले करेगा वो इवोल्यूशन ऑफ पोस्ट फिक्स, कैसे गणना की जाती है एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की, कैसे गणना की जाती है एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की। तो ये जो क्वेश्चन अर्थमेटिक नोटेशन का है 4 मार्क्स के अंदर, जो यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं हम यहाँ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्शन है, अर्थमेटिक नोटेशन जो है वो लगभग 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन के अंदर होता है रिकर्शन। आपसे डेफिनेशन पूछी गई थी रिकर्शन की हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर, अ फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है वो रिकर्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास स्टैक के अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे 1 नंबर के अंदर पुश ऑपरेशन क्या होता है, पॉप ऑपरेशन क्या होता है, डिफाइन करो, ठीक है। या फिर लीफो क्या होता है, लीफो जो है किस तरह से काम करता है, टॉप क्या होता है। डेड मार्क्स के अंदर पुश ऑपरेशन को इम्प्लीमेंटेशन यानी पुश ऑपरेशन का सिंटैक्स लिखवा सकते हैं आपको, पॉप ऑपरेशन का सिंटैक्स लिखवा सकते हैं, या फिर यहाँ पे डेफिनेशंस पूछी जा सकती है। 4 मार्क्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, प्लस आपको एल्गोरिथम भी पूछा जा सकता है। ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, एक इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए हमने कंप्लीट बड़ा सा एक वीडियो बना रखा है। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्लिक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास क्यू। अब ये क्यू जो है 7 मार्क्स का है। डेटा स्ट्रक्चर बहुत इजी है, इसको अच्छे से हम पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन जो है हमारे पास पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट, 2 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप और एक क्या है हमारे पास एमसीक्यू। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 और 5 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कुल कितने मार्क्स के होंगे, 7 मार्क्स के अंदर होंगे। क्यू जो है ये भी डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को स्टोर करता है। ये बोथ साइड, दोनों साइड से ओपन कंटेनर होता है। यहां पे डेटा जो है एक साइड से हम इंसर्ट करते हैं और एक तरफ से हम यहां पे डेटा को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है और इस डेटा के अंदर हमारे पास एक फ्रंट होता है जो ये बताता है कि इस क्यू के अंदर सबसे आगे कौन है, और एक होता है हमारे पास रियर पॉइंटर जो ये बताता है कि इस क्यू में सबसे लास्ट में कौन है, ठीक है। जो हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, इस इंसर्ट को कहा जाता है एन क्यू। क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना, और रिमूव करने को हम कहते हैं डी क्यू। रिमूव करने को हम कहते हैं डी क्यू। तो ये हमारे पास क्यू स्ट्रक्चर होता है, कैसे इंसर्ट होता है, कैसे डिलीट होता है। एन क्यू ऑपरेशन कैसे, बहुत सिंपल सा है, और ये एन क्यू ऑपरेशन और डी क्यू ऑपरेशन है। यहाँ पे डेड मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें से एक जो है ये ऑपरेशन के बारे में आपसे डिटेल के अंदर विथ सिंटैक्स जो है इसको पूछ सकता है। बेसिकली ये जो हमारे पास क्यू है, इसका जो कॉन्सेप्ट है या डेफिनेशन है, जैसे हमारे पास स्टैक जो था वो लास्ट इन फर्स्ट आउट था, ये जो है हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये हमारे पास
फीफो कहा जाता है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी फीफो कहा जाता है, ठीक है। तो एन क्यू का मतलब क्या होता है, इंसर्ट करना एक क्यू के अंदर एलिमेंट। डी क्यू का मतलब क्या होता है, रिमूव करना यहाँ पे एलिमेंट को। अब यहाँ पे क्यू के अंदर एक स्पेशल क्यू भी होती है यहाँ पे, जिसको कहा जाता है डैक। क्या कहा जाता है, डैक कहा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो डैक होता है ये भी एक ही तरह से हमारे पास क्यू होती है, लेकिन ये एक स्पेशल क्यू होती है जहाँ पे हम दोनों ही साइड से एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं और दोनों ही साइड से हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। वी कैन इंसर्ट एंड डिलीट आइटम बोथ दी एंड्स। हम दोनों ही साइड से एलिमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हैं और यहां पे डिलीट भी कर सकते हैं। इंसर्ट और डिलीशन दोनों ही एंड से हो सकता है। क्लियर है यहां पे, इंसर्ट और डिलीशन बोथ दी एंड। इसको हम क्या कहते हैं, डैक कहते हैं। डैक डेफिनेटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये जो है हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो डेड नंबर के अंदर डैक क्या होता है, डेफिनेशन, और इसका आप यहाँ पे जो भी वर्क करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर वहाँ डायग्राम जरूर बनाना है। जहाँ पे आपने सही से डायग्राम बनाया, चाहे हम यहाँ पे क्यू के लिए डायग्राम बना रहे हैं या इससे पहले हमने देखा स्टैक के लिए डायग्राम बनाना है, यहाँ डायग्राम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपने डायग्राम सही से बना भी दिए ना तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाते हैं। चाहे आपने माइनर छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं वहाँ पे एग्जामिनर फिर इग्नोर कर देता है उसको, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रेजेंटेशन है वो अप टू द मार्क है ना। इस बात का ध्यान रखें कि आप फोकस करें कि किस तरह से हमारे पास जो हम लिख रहे हैं उसको एक चित्र का रूप दे सकते हैं, डायग्राम का हम यहाँ पे रूप दे सकते हैं। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेटा जो है वो है, ये डेटाबेस का जो क्वेश्चन है ये 3.5 नंबर में, 3.5 नंबर के अंदर भी हमारे पास एक क्वेश्चन जो आएगा एमसीक्यू का, एक क्वेश्चन जो आएगा वेरी शॉर्ट का और एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट चैप्टर को डिटेल में ना जाके आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें जो देखनी है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, यहाँ पे मीन, मोड, मीडियन जो होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है। यही डेफिनेशंस पूछी जाएंगी और इन्हीं पे ही हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि किस तरीके से हम माध्य निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं और बहुलक निकालते हैं। तो माध्य होता है आंकड़ों का योग और बटा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे माध्य कैसे निकालते हैं, यानी एवरेज जो होता है वही हम यहाँ पे मीन कहते हैं। यहाँ पे माध्यिका, यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो डेटा होता है माध्यिका के अंदर जितने भी डेटा होता है उसको अरेंज किया जाता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, एक निश्चित क्रम के अंदर डेटा को व्यवस्थित किया जाता है और उसके बाद जो हमारे पास सेंट्रल वैल्यू होती है, बीच सेंट्रल वैल्यू होती है, उसको हम माध्यिका कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बहुलक। बहुलक यानी होता है मोड, यानी उस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई है, बार बार आई है, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुलक कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेड मार्क्स का, यहाँ पे फिर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशंस, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी यानी विचलन के मान जो हैं इसके अंदर पूछे जाएंगे, जिसके अंदर रेंज फंक्शन, जैसे मार्केट में खिलौना खरीदने जाते हैं ना, तो जैसे दुकानदार हमसे नहीं पूछता कि जो रेंज क्या है यहाँ पे खिलौने की, हम यहाँ पे 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक अगर हम रेंज बता रहे हैं तो वो हो जाता है रेंज, यानी विस्तार कितना कर सकते हैं यहाँ पे। तो विचलन के मान जो है यहाँ पे हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे रेंज निकालते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मिनिमम से मैक्सिमम रेंज कितनी है, तो वो जैसे स्टूडेंट के मार्क्स होते हैं, एक सब्जेक्ट के है जो मिनिमम मार्क्स 4 से लेकर मैक्सिमम मार्क्स 100 में 10 में से 9 आए हैं, तो वो क्या हो गई, उसकी मार्क्स की रेंज हो गई, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, जो है इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो
प्रोबेबली यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे मीन मोड मीडियन यानी इनमें से कोई एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल करवा सकते हैं, रेंज फंक्शन या इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास मीन मोड मीडियन रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, यही 4 टॉपिक की डेफिनेशंस और ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो बताना है। सिंपल सी चीज़ है, अगर इस चैप्टर को करने बैठे ना तो हार्डली हम यहाँ पे 1 घंटे के अंदर अंदर इन सबको कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3.5 मार्क्स हैं, इसके अंदर भी हमारे पास उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर यही चीज़ें मोस्ट ऑफ दी पूछी जाती हैं और यहाँ पे जो 3.5 मार्क्स हैं इसको हम ईजिली ला सकते हैं। क्लियर? ये हमारा डेटाबेस का जो है स्टार्ट हो चुका है अभी। अब यहाँ पे DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या क्या चीजें हैं। अब पहले क्या होता था, डेटाबेस से पहले फाइल सिस्टम चला करती थी। क्या चला करती थी? फाइल सिस्टम। डेटा को हम फाइल के अंदर स्टोर करते थे और फाइल से डेटा को रिट्राइव करते थे, फाइल में ही डेटा को स्टोर करते थे। अब इस फाइल सिस्टम के अंदर कुछ कमियां थी। लिमिटेशन का मतलब होती है कमियां, ठीक है, या इसी को मैं कह दूं कि एडवांटेज ऑफ DBMS, DBMS के लाभ। एक ही चीज होगी, जो कमियां इसकी होंगी उसी के ही हमारे पास फायदे होंगे डेटाबेस के। तो ये लिमिटेशन ऑफ डेटाबेस। इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं पहले। क्या कहता है? 1 मार्क्स MCQ, एक शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और अगेन ये कह रहा है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर चांसेस बनते हैं कि ये लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम आ सकता है अगर पेपर इजी रहा तो, और अगर पेपर टफ बनता है तो कौन से क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में मैं बताता हूं, ठीक है। फिर सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भाई एक एक क्वेश्चन दिए, इसके अंदर जो डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कीमा, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का कंप्लीट स्ट्रक्चर उसकी स्कीमा कहलाता है। मेटा डेटा, डेटा ऑफ डेटा, डेटा ऑफ डेटा, मेटा डेटा कहलाता है। डेटा डिक्शनरी, डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश, किसी शब्द के और सिनोनिम्स क्या होते हैं। तो ये डेटा के बारे में और बताता है कि हमारे पास डेटा की डेफिनेशंस यहाँ पे स्टोर करता है डेटा डिक्शनरी के अंदर। इंस्टेंट्स, किसी क्षण या किसी पल के अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड वैल्यू, किसी क्षण या किसी पल के अंदर डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड वैल्यू उसका इंस्टेंस कहलाता है, ठीक है। क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है यहां पे क्वेश्चंस, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। अगर आप डेटाबेस में से कुछ क्वेश्चन या कुछ प्रश्न पूछते हो तो वो आपको रिप्लाई करेगा, उसके रिगार्डिंग आंसर देता है, तो वो हमारे पास क्वेरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीमा जो है इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड ओवरऑल स्ट्रक्चर, ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का संपूर्ण स्ट्रक्चर, कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, कौन कौन से कॉलम हैं, उनका डेटा टाइप क्या है, वो हमारा डेटाबेस स्कीमा। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये आपके ये सारे क्वेश्चंस कवर अप करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस कौन सा होता है, क्या होता है रिलेशनल? जो हम डेटा को टेबुलर फॉर्म के अंदर रखते हैं, यहाँ पे डेटा के अंदर रो और कॉलम के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे रो जो होती है उसको हम टपल कहते हैं, कॉलम को हम यहाँ पे एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, ये जो है बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटाबेस कीज। कौन कौन सी की होती है हमारे पास? सुपर की होती है, कैंडिडेट की होती है, प्राइमरी की होती है और फॉरेन की होती है। दो डेटाबेस को ज्वाइन करने के लिए हम फॉरेन की, दो डेटाबेस को अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए फॉरेन की, किसी डेटाबेस में से या किसी टेबल में से हम किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, एक ही रिकॉर्ड को, तो उसके लिए हमारे पास कीज होती हैं, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और फॉरेन की। तो ये सारी कीज जो है इंपॉर्टेंट है और पूछी जाएंगी 101%। ये जो है 5 स्टार रेटिंग के अंदर
डेटाबेस की है, कहीं ना कहीं जरूर पूछ लेगा। चाहे वो फिर इस डेटाबेस के अंदर पूछ रहा है तो ठीक है, नहीं पूछेगा तो वो एसक्यूएल के अंदर पूछ लेगा, क्योंकि वहां पे हम इस चीज को फिजिकली इंप्लीमेंट करते हैं, कोड करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो ये की जो है वो दोनों में काम आती है, ठीक है। या तो इधर पूछेगा या फिर वो एसक्यूएल से रिलेटेड उन चीज़ों को पूछ लेगा, प्राइमरी की क्या होती है। अब यहाँ पे जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लिमिटेशंस ऑफ फाइल सिस्टम या फिर यहाँ पे एडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम, ये नहीं आता तो फिर रिलेशनल मॉडल को एक्सप्लेन करा देगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे जो 4 नंबर है वो शिफ्ट हो सकता है एसक्यूएल, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर, या हम कह दें इतनी बड़े टॉपिक्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, छोटे छोटे हैं। 5 नंबर का आपको एसक्यूएल दे रहा है। अब इस 5 नंबर के अंदर आपसे एक बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वेरी शॉर्ट पूछ रहा है और एक एमसीक्यू पूछ रहा है, ठीक है। 5 नंबर इसमें। अब बड़ा क्वेश्चन कौन से पूछ रहा है, तो बड़ा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले डेटाबेस कैसे क्रिएट होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, ये डीडीएल क्या होता है, डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा कंट्रोल। फुल फॉर्म याद रख लेना, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा डेफिनेशन, डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हमारे पास डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल कमांड्स होती हैं। कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, डीडीएल की कौन सी होती है, डीएमएल की कौन सी होती है, जो यहाँ पे टेबल को क्रिएट किया जाता है ना, जो डेटा को डिफाइन करे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आप टेबल क्रिएट, टेबल बना रहे हो, टेबल के अंदर कोई चेंज करते हो, ऑल्टर टेबल, टेबल का आप नाम बदलते हो, टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हो, ऐसी क्वेरी जो पूरे टेबल को इफेक्ट करती है वो हमारे पास डीडीएल क्वेरी होती है। डीएमएल का मतलब होता है यहां पे हम टेबल में से कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं, यानी ये रिकॉर्ड लेवल पे होती है, रिकॉर्ड, रो या टपल, टपल लेवल की होती है वो डीएमएल। ये जो होती है ये टेबल को इफेक्ट करेगी, सारे रो को इफेक्ट करेगी, डीडीएल, है ना। अब यहां पे भी हमारे पास सेलेक्ट क्वेरी होती है, इसको फिर स्पेशल कैटेगरी के अंदर रखा गया है, उस कैटेगरी का नाम है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। पर इसको बुक्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डीएमएल के अंदर ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज पे जाना नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। डीसीएल क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। 2 क्वेरी होती है, ग्रांट और रिवोक, ये पूछी गई हैं, ये पूछी गई हैं प्रीवियस पेपर के अंदर। यहाँ पे भी चांस बनता है कि यहाँ पे थोड़ा अगर पेपर को टफ करना है तो ये ग्रांट और रिवोक, यानी कुल मिला के डेटाबेस के अंदर आपको परमिशन दी जा रही है काम करने की तो उसको ग्रांट, और वहां से परमिशन वापस ले ली जाए तो वो रिवोक। तो ये हमारे पास डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल के कमांड्स हैं। डिस्टिंक्ट कीवर्ड, डुप्लीकेट रो को हटाने के लिए इन और बिटवीन ऑपरेटर, ये हमारे पास, मैं इसको 3 स्टार पे रखूंगा, इन और बिटवीन ऑपरेटर को मैं 3 स्टार पे रखता हूं, ठीक है। ऑर्डर बाय अरेंज करता है और पैटर्न सर्च करता है, लाइक क्लॉज, ठीक है। या ऑपरेटर भी या क्लॉज भी दोनों में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये वेयर के साथ आता है। तो ऑर्डर बाय तो क्लॉज ही होता है, लाइक जो है बेसिकली पैटर्न मैच करने के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। यहाँ पे भी इसको 3 स्टार की रेटिंग पे है, मतलब इसके अंदर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से 3 नंबर के क्वेश्चन, उस जो 3 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन 4 स्टार रेटिंग के ऊपर आता है। एग्रीगेट फंक्शन, बेसिकली ये जो एग्रीगेट फंक्शन है कौन कौन से हैं हमारे पास, सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, ये हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। 5 फंक्शन होते हैं, इसके ऊपर क्वेरी भी पूछ सकता है, कैसे क्वेरी लिखते हैं, तो ये हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। यहां पे हमारे पास होते हैं सेट ऑपरेटर, इंपॉर्टेंट है यूनियन, यूनियन ऑल,
इंटरसेक्शन सेट डिफरेंस। तो ये हमारे पास चार टाइप के होते हैं। सेट ऑपरेशन, ये भी जो है हमारे पास 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल की कोई क्वेरीज को पूछ ले कि भाई डीडीएल की कोई 3 क्वेरी समझाओ, डीएमएल की कोई 3 क्वेरी को समझाओ, या फिर डीडीएल डीएमएल से रिलेटेड क्वेरी आ सकती है। डीसीएल के अंदर तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही देगा, ठीक है। इसके अलावा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो जो मैंने आपको कहा था, यहाँ पे जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये वो चाहे तो एसक्यूएल के अंदर भी शिफ्ट कर सकता है, जिसके अंदर आपसे डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? डेटाबेस के कंस्ट्रेंट्स। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रेटिंग पे है। कहीं ना कहीं डेटाबेस के कंस्ट्रेंट्स कितने होते हैं हमारे पास? कंस्ट्रेंट्स, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहला होता है हमारे पास कंस्ट्रेंट्स, वो होता है यहाँ पे प्राइम नॉट नल, सेकंड जो होता है यूनिक, थर्ड होता है हमारे पास प्राइमरी की, चौथा होता है हमारे पास चेक, और पांचवा होता है हमारे पास फॉरेन की। ये डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये जो चीज़, यहाँ फिर वो जो मार्क्स 4 नंबर को यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा, या फिर यहाँ पे ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। अब 3 नंबर के जो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन हो गए, सेट ऑपरेटर हो गए, डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स होते हैं बड़े क्वेश्चन के ऊपर, या फिर वो डीडीएल डीएमएल की कोई 2 या 3 क्वेरी को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकता है। इसके अलावा हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फंक्शन, यहाँ पे सिंगल रो फंक्शन जो है हमारे पास, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट फंक्शन और मैथ फंक्शन, यहाँ पे एसक्यूएल के पास बने बनाए फंक्शंस होते हैं। लेंथी चैप्टर है ये, ठीक है। इस बहुत बड़े चैप्टर के अंदर अगर अपन ने इस चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है तो वो इजीली याद हो जाएंगे। पर एटलीस्ट आपको ये जो टॉपिक हैं, चाहे हम बात करें डेटाबेस कंस्ट्रेंट, सिंपल सी चीज़ है, करके ही जाना है। सेट ऑपरेशन जो है, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्शन और सेट डिफरेंस क्या होते हैं, या माइनस क्या होता है, वो चीज़ होता है, इनको अपन सेट ऑपरेशन कहते हैं। एग्रीगेट फंक्शन 101% मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा ये, कि चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ही पूछ ले कि एग्रीगेट फंक्शन के नाम ही लिख दो, खाली डिफाइन मत करो। तो ये जो हमारे पास 5 फंक्शन होते हैं, सम, काउंट, मैक्स, मिन और एवरेज। यहाँ पे हमारा डेटाबेस जो है वो एंड होता है, और उसके बाद जो होते हैं हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क, 5.5 नंबर का ये चैप्टर है। और इस 5.5 के अंदर हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है हमारे पास वो शॉर्ट आंसर है, और एक क्वेश्चन जो है हमारे पास एक एमसीक्यू है, ठीक है। टोटल 5.5 मार्क्स का ये पेपर बनेगा, और मतलब को नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन और 5.5 मार्क्स के, ठीक है। अब यहाँ पे नेटवर्क के टाइप, लैन, मैन, वैन, एक और जोड़ दो, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। छोटे से एरिया के अंदर मेरे लैपटॉप के साथ में मैं मेरे मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ, हेडफोन को कनेक्ट करता हूँ, ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करता हूँ, तो वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग के अंदर हम नेटवर्क को, यानी बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो लोकल एरिया नेटवर्क। सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं, शहरों को आपस में कनेक्ट करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पूरी दुनिया को हम एक नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इनके फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंटली ये हमारे पास जो नेटवर्क डिवाइस डेफिनेटली पूछेगा 101%। रिपीटर, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देता हूँ। रिपीटर रिपीट करता है, रिपीट करने वाला क्या रिपीट करेगा? सिग्नल। अब समझना, कमजोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है रिपीटर, ठीक है। राउटर, ये हमारे पास बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करना या उनको भेजने का काम जो होता है वो राउटर के द्वारा किया जाता है।
एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, उसके लिए हमारे पास स्विच होता है, इसके साथ साथ में हमारे पास होता है हब। स्विच स्मार्ट और इंटेलिजेंट होता है, हब जो होता है डंप डिवाइस होता है, काम दोनों एक ही करते हैं। ब्रिज दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए काम आता है। इसके अलावा हमारे पास गेटवे भी थे। तो ये हमारे पास नेटवर्क डिवाइस है, ये भी हमारे पास डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। 3 नंबर का जहां पे क्वेश्चन बनेगा ना, उसमें नेटवर्क डिवाइस पूछेंगे। या फिर मैं यहां पे 5 स्टार पे देना चाहता हूं टोपोलॉजी को। अब हमारे पास ये जो टोपोलॉजीज है, कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है? टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या है, इस चीज को भी अगर हम समझें तो हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर, जो हमारे पास कंप्यूटर्स किस तरह से आपस में कनेक्ट किए हैं उसको हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी होती है हमारे पास, फिर होती है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी, फिर होती है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, फिर हमारे पास होती है मैश टोपोलॉजी, फिर हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। इसके अलावा हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट होता है। तो आपने कैसे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी, ये आपको टोपोलॉजीज के अंदर पूछा जाएगा 5 स्टार रेटिंग के अंदर। डेफिनेटली आने वाला क्वेश्चन जो है वो आपका टोपोलॉजीज है। मैक एड्रेस, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, मैक एड्रेस, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, आईपी एड्रेस जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ये आपका फिजिकल एड्रेस होता है, परमानेंट होता है। फिजिकल एड्रेस को हम कहते हैं मैक एड्रेस, ये परमानेंट होता है, फिक्स होता है, यहां पे चेंज नहीं होता है। और ये होता है हमारे पास लॉजिकल एड्रेस, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, किसी भी डिवाइस को अगर हमें कोई डिवाइस से हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसके 2 एड्रेस होते हैं। एक होता है मैक, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल होता है ये एड्रेस। और यहाँ पे आईपी एड्रेस, ये 2 लॉजिकल एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस के 2 अलग अलग वर्जन होते हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन जो है वो डेड मार्क्स के अंदर आ सकता है, अगर यहाँ पे पेपर को थोड़ा टफ किया गया। बेसिकली वो लैन मैन वैन नेटवर्क डिवाइस और टोपोलॉजी पे ही अटक जाता है। अब बात ये है यूआरएल और यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। जैसे आप किसी वीडियो का लिंक सेंड करते हो तो वो जो आप लिंक सेंड कर रहे हो ना, उस चीज़ को हम कहते हैं यूआरएल, ठीक है, या यूआरआई। वो यहाँ पे एक वेब पेज का एड्रेस या एक वेब पेज का लिंक जो होता है उसको हम यूआरएल या यूआरआई कहते हैं। डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर अलग अलग होते हैं। डोमेन नेम सिस्टम एक वेबसाइट किस डोमेन से कनेक्टेड कर रखी है, ठीक है, इसको, ये एक कमर्शियल वेबसाइट है तो .com, .gov, .edu या फिर .in, ये हमारे पास डोमेन होते हैं। और डीएनएस सर्वर, यहाँ पे डीएनएस सर्वर जो क्वेश्चन है अगर ये पूछा जाता है तो यहाँ पे सिंपल सा है कि हमारे पास शॉर्ट आंसर यानी डेड मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको जो फोकस करना है नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर, टोपोलॉजी के ऊपर, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस, ये जो हमारे पास बहुत बार इन चीज़ों को रेपिटेडली पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर। यहाँ पे एक वर्ड आईओटी है और डब्ल्यूओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेब ऑन थिंग्स। यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली यहाँ स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं उनके लिए हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है इसका कहीं किसी तरह से कोडिंग से रिलेटेड को हमारे पास होता ही नहीं है, थियोरेटिकल है। इस चीज़ों को हम आसानी से कवर अप कर सकते हैं। इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका वेटेज क्या रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास लास्ट चैप्टर की। लास्ट चैप्टर डेटा कम्युनिकेशन सबसे छोटा चैप्टर है, इसके मार्क्स भी सबसे 2.5 मार्क्स का मात्र चैप्टर है। इसके अंदर भी उसमें एक एमसीक्यू आएगा और एक हमारे पास शॉर्ट टाइप का आंसर आएगा जिसकी लेंथ जो होगी 4 to 6 लाइन होगी, यानी एक पैराग्राफ मान लेते हैं, ठीक है। 1.5 मार्क्स के अंदर डायग्राम बनते हैं तो ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। अब अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक सेंडर होगा यानी भेजने वाला, एक
रिसीवर होगा यानी प्राप्त करने वाला, वो डेटा होगा जो भेजा जाएगा डेफिनेटली मीडियम होगा, वायरलेस भेज रहे हो या फिर वायर्ड। और इसके अलावा होते हैं हमारे पास प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल की डेफिनेशन जो है आप अच्छे से पढ़ लेना कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पूछा जाने वाला है। इंपॉर्टेंट ये है कि सब छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बैंडविड्थ क्या होती है। तो बैंडविड्थ होती है डेटा को कैरी करने की कैपेसिटी, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बीच का जो हमारे पास अंतर होता है वो उसका बैंडविड्थ, कितनी बैंडविड्थ का डेटा एक वायर कैरी कर सकता है। डेटा ट्रांसफर रेट आप मोबाइल के अंदर देखते रहते हो, बिट पर सेकंड, बाइट पर सेकंड, किलोबाइट पर सेकंड या मेगाबाइट पर सेकंड। ये केबीपीएस, एमबीपीएस, बिट पर सेकंड जो होते हैं वो डेटा रेट होते हैं, किस स्पीड से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये डेड मार्क्स के अंदर 4 स्टार रेटिंग के अंदर आता है। कौन कौन से मोड होते हैं हमारे पास, सिंप्लेक्स मोड होते हैं, हाफ डुप्लेक्स मोड होते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड होते हैं। 3 हमारे पास मोड होते हैं। कितने हमारे पास मोड होते हैं, 3 मोड। सिंप्लेक्स सिर्फ डेटा भेजेंगे, वापस हमारे पास कुछ नहीं आना है। एक डेटा सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। जैसे आपका एफएम रेडियो, आप रिसीवर होते हो और जो टावर होता है वो सेंडर होता है। डेटा सिर्फ आपके पास आता है, आप वापस कुछ नहीं भेज सकते हो, सिंप्लेक्स मोड कहलाता है। हाफ डुप्लेक्स मोड का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक टाइम के अंदर या तो डेटा भेज पाएंगे या फिर डेटा रिसीव कर पाएंगे। जैसे वॉकी टॉकी, ठीक है, जो आपके शॉपिंग मॉल के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के पास होते हैं, वो एक टाइम के अंदर या तो बात कर पाते हैं या सुन पाते हैं, ठीक है, वो हाफ डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स का मोड का मतलब ये होता है कि बेसिकली हम एक टाइप के अंदर डेटा को सेंड भी करते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, ये हमारा फुल डुप्लेक्स मोड होता है। स्विचिंग 2 तरह की होती है, सर्किट स्विचिंग, कंटिन्यूसली डेटा जो है वो बिट स्ट्रीम में ट्रांसफर होता है, उसको हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं फोन यानी टेलीफोन, जो हमारे पास बेसिक लैंडलाइन फोन था उस पर बात करना, वहां पे जो हम बात कर रहे होते हैं तो वहां से जो सेंडर और रिसीवर के बीच में यहाँ पे फिक्स्ड फिजिकल पाथ होता है, ठीक है, फिक्स्ड कनेक्शन होते हैं यहाँ पे। तो वहां से एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक हमारे पास डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। पैकेट स्विचिंग, डेटा को छोटे छोटे पैकेट के अंदर तोड़ दिया जाता है और उसको नेटवर्क पे भेजा जाता है, ये हमारे पास पैकेट स्विचिंग होती है। ट्रांसमिशन मीडिया, ये इंपॉर्टेंट है, 2 तरह की होती है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास गाइडेड और एक होती है हमारे पास अनगाइडेड। अब गाइडेड का मतलब होता है वायर्ड और ये जो होती है वायरलेस। गाइडेड के अंदर हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, एक होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, याद रखना, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल। फाइबर ऑप्टिकल वायरलेस के अंदर हमारे पास रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। तो बेसिकली जब हमारे पास कम्युनिकेशन, 2 डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट करना है, डेटा भेजना है, तो या तो वायर के थ्रू भेजेंगे, जैसे अपने मोबाइल को आप कनेक्ट करते हो वायर के थ्रू लैपटॉप से या कंप्यूटर से। तो यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप की हमारे पास वायर्ड केबल आती है। ट्विस्टेड पेयर केबल आती है, 2 केबल होती है, वो ट्विस्ट की भी होती है। लैन केबल बोला जाता है, इसके अंदर लैन के अंदर इसको यूज किया जाता है। टीवी केबल, जो नेटवर्क टीवी की जो केबल होती है ना, जो डिश टीवी की अगर आपने केबल देखी हो वो कोएक्सियल केबल होती है। तो वो कोएक्सियल केबल, इनके अंदर डायग्राम और इनकी कहाँ पे यूजेस होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। फाइबर ऑप्टिकल यानी आपके ब्रॉडबैंड के अंदर जो हमारे पास हम यूज करते हैं, है ना, ब्रॉडबैंड के अंदर जो केबल यूज की जाती है वो हमारे पास फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है। अब डेटा को वायरलेसली ट्रांसमिट करना है, मतलब वायरलेसली कम्युनिकेट कराना है,
तो उसके लिए हमारे पास डेटा को फ्रिक्वेंसी में डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। रेडियो वेव होती है, यहाँ पे जो एफएम हम यूज़ करते हैं ये वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, जहाँ टावर से ओमनी डायरेक्शन के अंदर वेव्स आती हैं, तो उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है। माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आप लाइव मैच देखते हो या न्यूज़ चैनल का सीधा प्रसारण जब देखते हैं तो माइक्रोवेव्स जो होती हैं उसके थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास माइक्रोवेव होती है, सैटेलाइट से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। इंफ्रारेड ये भी वायरलेस होता है, ऑप्टिकल ब्लूटूथ हमारे पास कनेक्ट किए जाते हैं इसके थ्रू, कीबोर्ड माउस या फिर अदर डिवाइसेस। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया होती है, और इम्पॉर्टेंट है ये भी हमारे पास 5 स्टार रेटिंग पे आता है। प्रोटोकॉल, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे फाइल भेजना हो तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, मेल ट्रांसफर करने के लिए होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और एचटीटीपी। ये है हमारा कंप्यूटर का सिलेबस जो आपको कवर अप करना है। कितना इजी सिलेबस है, मैंने इसको काफ़ी हद तक इजी कर लिया है। चैप्टर खोल के उन चैप्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ने से अच्छा है इन क्वेश्चंस को आप, इन टॉपिक को उठाओ और इन टॉपिक की तैयारी करना स्टार्ट करो। डेफिनेटली जो हमारे पास आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेटा कम्युनिकेशन 2.5 मार्क्स का है, इसको पूरे दिन लेके बैठे हैं। बेटर ये है कि हम स्टैक और फाइल हैंडलिंग को अच्छे से करें। हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स इन 2 चैप्टर से हैं। टोटल आपका 56 मार्क्स का पेपर बनेगा, 20 मार्क्स तो आपके फाइल हैंडलिंग, स्टैक, क्यू जो हमारे पास हैं। स्टैक और क्यू जो है बहुत इजी हैं, जिसके अंदर हम कैसे इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं, क्या इनके ऑपरेशंस होते हैं, पुश और पॉप ऑपरेशन कैसे होते हैं, क्यू के अंदर एनक्यू डी क्यू ऑपरेशन क्या होता है, डैक क्या होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस एक बहुत बड़ा हमारे पास यूनिट बनता है। अब यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम को आप नीचे कमेंट में लिखिए, हम उनके ऊपर आपको सॉल्यूशन देंगे। आप चाहते हैं हमसे लाइव इंस्ट्रक्शन करना, जल्दी से आप जो भी जिस टॉपिक के आप डिस्कशन करना चाहते हैं उन टॉपिक के ऊपर अपन लाइव यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकली किन्हीं चीज़ों को समझना चाहते हैं उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझाया जाएगा। तो जाइए कमेंट बॉक्स के अंदर और लिखिए अपनी प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन देगा आपको उत्कर्ष। और यहाँ पे है तैयारी जीत की, आप अच्छे से कंप्यूटर के पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ये 56 मार्क्स के अंदर हम जो है मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे, ये है गारंटी। तो आप तैयारी करें, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्क्रिप्शन में लिखें, या यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।